यूजीसी नेट ज्योग्राफी की जो 9th यूनिट है वो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की है, जिसमें बात करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसमें बात करेंगे हम रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के बारे में, जिसमें बात करेंगे कुछ हमारा जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो इसमें कवर हो जाता है। तो सोर्सेस ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डाटा, ये आपका जीआईएस से रिलेटेड है पूरा जो चैप्टर है। इसमें स्पेशियल डाटा क्या होता है, नॉन स्पेशियल डाटा क्या होता है, ये आपको देखना है। इसके बाद टाइप ऑफ मैप्स में जैसे आप देखते हो पॉलिटिकल मैप कैसा है, फिजिकल मैप क्या है, टोपोग्राफिकल मैप्स कौन से होते हैं, क्लाइमेटिक मैप कौन से होते हैं, रोड मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप्स कौन से होते हैं, कैडेस्ट्रल मैप्स कौन से होते हैं, और नेविगेशनल जो चार्ट मैप है वो किस तरीके के होते हैं। तो आपको हर तरीके के मैप के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा मैप किस तरीके का होता है। इसके बाद टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग, मानचित्र को बनाने के लिए या एक मैप मेकिंग के लिए आपको किन किन टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोरोप्लेथ है उनको आप यूज़ कर सकते हो। इस एरिथमेटिक जो मैप मेकिंग टेक्निक्स है उसको यूज़ कैसे करेंगे उसके बाद कोरोक्रोमेटिक जो टेक्निक है और फ्लो मैप जो है, ये सारे क्या है टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग है। कोरोप्लेथ, इजारेमेथिक एंड डायस्मेट्रिक और कोरोक्रोमेटिक एंड फ्लो मैप्स, ये सारे के सारे आपके मैप मेकिंग के टेक्निक्स हैं। तो आपको इनको देख लेना है अच्छे से कि किस में वर्ड्स यूज़ होते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए। जैसे किसी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका राइस आपको दिखाना है, तो जहाँ राइस की क्रॉप क्या है उगाई जाती है वहाँ पे आर लिख दिया जाता है। जहाँ आपका कॉटन है वहाँ पे कॉटन ना लिख के वहाँ पे सी लिख दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से मैप मेकिंग में बनाया जाता है। इसी तरीके से जैसे हम बात करें कोरोप्लेथ की, तो कोरोप्लेथ में आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हम क्या है अलग अलग शेड्स का या फिर अलग अलग जो आपके कलर्स हैं उसको हम दिखाते हैं। जैसे या तो हम क्या दिखाते हैं कि सबसे कम जो है वो क्या हो, बिल्कुल लाइट हो, फिर उसके बाद डार्क 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 नीचे तक डार्क होता चला जाए शेडिंग, या फिर क्या हो इनका सबसे ऊपर जो है सबसे कम है उसको हम डार्क दिखाएं, फिर लाइट 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 होता चला जाए। तो ये क्या कहलाता है, आपका कोरोप्लेथ कहलाता है। इसी तरीके से आपका जेरिथमिक मैप्स जो हैं वो बेसिकली किस तरीके की लाइंस दिखाते हैं, जैसे आपने सुना भी हो कंटूर्स जो हमारे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, या हमारी आइसो लाइन जो होती है उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसी तरीके से आपका कोरोक्रोमेटिक मैप्स हैं जिसमें क्या है, जिसको रंगारेख विधि भी बोलते हैं। तो विभिन्न रंगों से हम क्या है किसी मैप को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका कोरोक्रोमेटिक मैप कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें आपको देखना है डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप्स, हम किस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भी आपने कभी ArcGIS या फिर QGIS पे काम किया होगा तो आपने मैप के अंदर पाई डायग्राम्स बनाए होंगे, आपने बार डायग्राम्स बनाए होंगे, आपने लाइन ग्राफ बनाए होंगे। इसके साथ साथ आपने जो इसमें क्या आपको पढ़ना है जीआईएस डेटाबेस आपको पढ़ना है, उसमें आपको रास्टर डाटा देखना है कि किस तरीके का होता है, वेक्टर डाटा जो है वो किस तरीके का होता है। आप ये जानते हैं कि जो रास्टर डाटा होता है वो हमेशा किस फॉर्मेट में होता है, आपका पिक्सल्स के फॉर्मेट में होता है। जो हम विंडो जो हमारे डेस्कटॉप पे आप ये विंडो देख रहे हो, ये भी एक किस तरीके का डाटा है, आपका रास्टर डाटा है। इसके बाद जो वेक्टर डाटा है आपका वो किस तरीके का डाटा है, एक्स और वाई में मिलने वाला डाटा है हमें। ठीक है, इसके बाद एंड एट्रीब्यूट्स डाटा फॉर्मेट्स, कौन कौन से डाटा फॉर्मेट्स हैं इनके बारे में आपको जानना है। फंक्शंस ऑफ जीआईएस, जीआईएस में क्या क्या कार्य हैं होते हैं या उसके फंक्शनिंग क्या क्या हैं, जैसे उसमें कन्वर्जन्स, एडिटिंग एंड एनालिसिस, किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं डाटा का, उसमें आपको ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। और इसके बाद है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डैम। डैम क्या है, डैम कैसे बनता है, डैम के प्रोसेसिंग क्या है और उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये सब आपको उसमें देख लेना है। इसके बाद आता है जियो रेफरेंसिंग। जियो रेफरेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कभी ArcGIS पे काम करना शुरू करें या फिर QGIS पे काम करना शुरू करें तो कोई भी हमारे पास या फिर या तो टोपोग्राफिकल कोई शीट है या फिर कोई मैप्स है, कुछ भी है हमारे पास, तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जियो रेफरेंस करना होता है। जैसे ये क्या है हमारा
कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मैप प्रोजेक्शंस आपको इसमें देखना है। तो जियो रेफरेंसिंग में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है, जैसे हमारा इंडिया का अगर हम कोई टॉपिक शीट पे काम कर रहे हैं, या फिर जो अपना डेटम रखते हैं या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, वो WGS84 हम डेटम रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा डेटम है यूज होता है, कौन सा इसमें प्रोजेक्शन लगी हुई है, जैसे सिंपल सिलेंड्रिकल है या फिर कोनिकल है या फिर मर्केटर है, किस तरीके की प्रोजेक्शन वहाँ पे यूज़ की गई है। इसके बाद क्या है, एंड मैप प्रोजेक्शंस। तो आपको प्रोजेक्शंस भी देखना है और डेटम भी देखना है। मैंने अभी बताया आपको कि इंडिया का जो डेटम हम लेते हैं वो WGS84 लेते हैं, तो ऐसे ही वर्ल्ड में हर कहीं क्या है, डेटम अलग अलग यूज होता है, तो आपको वो ध्यान रखना है। इसके बाद आता है जीआईएस एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि आप उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, उसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। हिंदी में क्योंकि काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता, काफ़ी सिंपल चैप्टर है और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। तो इसमें जीआईएस एप्लीकेशंस में क्या लिख रहा है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो इसमें थीमेटिक जो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, थीमेटिक कार्टोग्राफी पढ़ना है, स्पेशल डिसीज सपोर्ट सिस्टम पढ़ना है आपको। इसके बाद बेसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग बेसिकली किन चीज़ों पे काम करता है या उसके आधार क्या क्या हैं, तो उनको आपको जानना है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस पर हम बात भी करेंगे, मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको इंडिविजुअली समझाऊंगी भी कि यूजीसी नेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लेकर, क्योंकि हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन अटका रहता है जिसमें जैसे आपने देखा होगा दृश्य प्रकाश का आपने नाम सुना होगा, या फिर विजुअल जो वेव्स हैं वो कौन कौन सी हैं या उनकी वेवलेंथ क्या है, तो इनके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर सबसे छोटी कौन सी किरण है, सबसे बड़ी कौन सी है, आपकी गामा किरण की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, या फिर आपका जो सबसे जो हमें सिग्नल भेजने का काम करता है वो कौन सी वेवलेंथ में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे अपने जो मेरे आगे आने वाले लेक्चर होंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेंसर्स। तो सेंसर्स कौन कौन से हैं, एक्टिव सेंसर्स हैं या पैसिव सेंसर्स हैं। एक्टिव सेंसर्स वो हो गए जो क्या है, जिन जो अपनी जो रिफ्लेक्शन पावर उनके पास खुद होती है, और पैसिव सेंसर्स कौन से होते हैं, जिनको सनलाइट से उनको एनर्जी मिलती है। इसके बाद क्या है, जिनका रिसोर्सेज क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन का सनलाइट होता है। इसके बाद आता है प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं उसके लिए, रेजोल्यूशन क्या है, इसके बाद टाइप्स उसके, और फिर इसके बाद आपको करना है एलिमेंट्स, एयर, फोटो एंड सैटेलाइट इमेजेस। किसी भी एयर, फोटो और सैटेलाइट इमेजेस के क्या क्या घटक है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। इसके बाद इंटरप्रिटेशन, कि हमारे पास कोई भी एक एरियल फोटोग्राफ है, उसमें हमें ये सड़क दिख रही है या फिर ये कोई इस तरीके का है, तो ये क्या है, नदी है कोई, या मतलब क्या है। इसमें क्या होता है एरियल फोटोग्राफ्स में कि अगर कोई अन्य इवन सरफेस है या कोई कोई ज्योमेट्रिक सरफेस नहीं है, तो वो उसके चांसेस होते हैं कि वो क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। और कोई ज्योमेट्रिक जिसकी शेप है तो वो कैसी होती है, वो आपकी मैन मेड जो थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो होती है। तो आपको इंटरप्रिटेशन इसमें देखना है वो किस तरीके से करते हैं। इसके बाद फोटोग्रामेट्री आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ। एरियल फोटोग्राफ के कितने प्रकार होते हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, किस तरीके से आप इमेज को डिजिटाइज करते हो। इसके बाद डेवलपमेंट इन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड बिग डाटा शेयरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। ये इंडिया के रेफरेंस में आपको पढ़ना है रिमोट सेंसिंग का किस तरीके से यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, इसके बाद ये रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है जो वो इंडिया में किस तरीके से फेमस हुआ, और इसका बिग डाटा शेयरिंग किस तरीके से काम कर रहा है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए भारत में। इसके बाद क्या है, जीपीएस कंपोनेंट्स आपको देखने हैं। जीपीएस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जिसमें स्पेस होता है, ग्राउंड कंट्रोल होता है एंड रिसीवर सेगमेंट्स होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारा का सारा जो पार्ट था अभी जो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है यहाँ तक बताया है, ये सारा का सारा क्या है, आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का है, यहाँ से लेके नीचे तक का। इसके बाद जो नीचे का पार्ट है ये आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको आप किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। जैसे इसमें मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, तो ये कौन कौन, ये सारे आपके तरीके हैं। फिर उसके बाद डिस्पर्सन देखना है, फिर इनइक्वालिटीज़ देखनी है। उसके बाद सैम्पलिंग काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका रिसर्च में आगे काम आने वाले सारे टॉपिक हैं। इसके बाद सैम्पलिंग प्रोसेसर, कौन कौन से सैम्पलिंग प्रोसेसर होते हैं, कि उसका स्टेप्स क्या क्या है, आपको इसमें ये देखना है। हाइपोथेसिस किस तरीके से बनती है और उनकी टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। इसमें आपको काई स्क्वायर टेस्ट देखना है, टी टेस्ट देखना है, और अनोवा टेस्ट देखना है। इसके बाद एक और है टाइम सीरीज एनालिसिस, तो ये आपको देखना है। कोरिलेशन, सहसंबंध दो चीज़ों के बीच। रिग्रेशन एनालिसिस आपको देखना है। मेजरमेंट ऑफ इंडाइसिस देखना है। उसके बाद मेकिंग इंडिकेटर स्केल फ्री, ये आपको देख लेना है। कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस, ये आपको देख लेने हैं। मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस आपको देख लेनी है, ये प्रैक्टिकल का भी पार्ट आ जाता है, और मास्टर्स में मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस आपको पढ़ाया भी जाता है कि किस तरीके से हम मॉर्फोमेट्रिक को एनालिसिस करते हैं। इसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम, तो आप ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम भी आपने पढ़ा होगा कि कोई स्ट्रीम है तो उसको किस तरीके से हम ऑर्डर देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर हम किसको देंगे, जो मेन स्ट्रीम होगा, फिर उसकी जो सबसे बड़ी ब्रांच होगी उसकी सब डिस्ट्रीब्यूटरी में, तो उसको हम 2 नंबर देंगे, 3। फिर उसके बाद उसकी और छोटी जो ब्रांच होगी उसको हम 3 नंबर देंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रीम ऑर्डरिंग करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद इसमें कुछ जो हमारे भूगोलवेता हुए हैं, ये जो हमारे स्कॉलर्स हुए हैं, उनका भी आपको स्ट्रीम मोटरिंग देख लेना है। इसके बाद ड्रेनेज डेंसिटी, इसके बाद ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी, बेसिन सर्कुलरिटी, और रेशियो एंड फॉर्म फैक्टर्स, ये आपको देखना है। प्रोफाइल्स देखनी है, स्लोप एनालिसिस देखना है, क्लाइनोग्राफ कर्व देखना है किस तरीके से बनता है, हिप्सोग्राफ कर्व देखना है किस तरीके से बनता है, अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी या ग्राफ, ये आपको देखना है सारा का सारा। ये पूरा का पूरा जो है मास्टर्स में प्रैक्टिकल में आप पढ़ कर आएंगे। इसलिए मेरा हमेशा जब भी मैं कभी मास्टर्स की क्लासेस लेती हूँ, बीए ऑनर्स की क्लासेस लेती हूँ, तो मैं उन लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपना प्रैक्टिकल पोर्शन उस टाइम बहुत वीक छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं भी ये जानती हूँ कि प्रैक्टिकल को हम बहुत लाइट लेते हैं, बहुत लाइटली उसको देखते हैं कि ठीक है किसी की शीट से हम कॉपी कर लेंगे, या फिर सर ने जो बनवा दिया हम उसी को ही बना के दूसरे की शीट से हम उसको ट्रेस करके ले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, अच्छे से सीखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे काम आने वाली है, और यही चीज़ें अब नेट के सिलेबस में भी आ चुकी है आपके। तो मास्टर्स और ग्रेजुएशन के बच्चे स्पेशल ध्यान दें कि उनके प्रैक्टिकल में जो काम हो रहा है वो अच्छे से उसको सीखे, ताकि आगे नेट के उसके एग्ज़ाम में उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।